क्लास 12 वाले बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये नया साल आपके लिए, दैट इज ईयर 2025, क्योंकि इस साल आप लोग अपियर कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम्स और साथ ही साथ नीट का पेपर। तो इसलिए स्टार्ट करने से पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रे करता हूं कि आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार हो और आपको अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिले। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक नई सीरीज, जहां पे अपन बात करेंगे हाल ही में हुए प्री फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज केमिस्ट्री फ्रॉम नौगांव डिस्ट्रिक्ट, तो नौगांव डिस्ट्रिक्ट के केमिस्ट्री के पेपर की आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या पूछा गया है, व्हाई डज मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड विद टेम्परेचर। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन टर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी, जिसमें वॉल्यूम वाली टर्म देखने को मिलती है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी, जहां पे अपन को वॉल्यूम वाली टर्म देखने को नहीं मिलती। अब मेरे को एक बात बताओ, मोलैलिटी क्या होती है। तो मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे मेरे को देखने को मिल रहा है कि इस कंसंट्रेशन टर्म में कोई वॉल्यूम टर्म नहीं देखने को मिलती। तो मैं कह सकता हूं ये जो मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन होती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज इट रिमेन्स अनचेंज्ड विद टेम्परेचर। तो मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट इन्वॉल्व वॉल्यूम टर्म एंड हेंस इट रिमेन्स अनचेंज्ड विद टेम्परेचर। नेक्स्ट, डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो क्या होती है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो मुझे पता है कि जब भी मैं किसी भी रिएक्शन की रेट को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, इन द फॉर्म ऑफ रेट लॉ इक्वेशन, है ना। तो जो रेट लॉ इक्वेशन होती है वहां पे ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर होती है ना, रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स होती है उन्हीं के सम को अपन ऑर्डर कहते हैं उस रिएक्शन का, है ना। तो द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स in rate law expression is known as order of the reaction. For example, अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूं A plus B goes to product, तो यहां पे देखो कि इस रिएक्शन की रेट मैं कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं, है ना। तो यहां पे ये जो X है, it is the order with respect to A, Y is the order with respect to B, और अगर मैं X plus Y का सम लेता हूं, it will be counted as overall order of the reaction. So this will be the answer of this question. Next is state Colrush law for electrical conductance of an electrolyte at infinite dilution. तो मैंने आप लोग को बताया था ऑलरेडी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू है वो अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय टेकिंग द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ केटायन एंड एनायन। तो यहां पे वही कहा गया है कि द लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग वैल्यू of molar conductance of an electrolyte can be represented as the sum of individual contributions of the cation and anion। मतलब अगर मेरे को NaCl की लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस आयन निकालूंगा और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस आयन निकालूंगा, और जब मैं इन दोनों का सम कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएगी, और यही क्या है, कॉलरश लॉ। नेक्स्ट, which of the element of 3D series of the transition metals exhibits the largest number of oxidation state। तो यहां पे देखो, यहां पे याद रखना, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा। क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर। मतलब 3D सीरीज का कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब रखता है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन कौन सा एलिमेंट एग्जिबिट करता है। तो मैंने आप लोग को बताया था मैंगनीज। मैंगनीज क्या है, मैंगनीज एग्जिबिट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और कहां से कहां तक शो करता है ये, +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मतलब +2 +3 +4 +5 +6 +7, मतलब इट एग्जिबिट्स 7 डिफरेंट टाइप ऑफ oxidation states and we can say that it exhibits the largest number of oxidation state. Next, give IUPAC name of the following compound। तो मुझे इस कंपाउंड की, इस गिवन कंपाउंड की IUPAC नोमेनक्लेचर करनी है। तो जब भी मेरे को IUPAC नोमेनक्लेचर करना होता है बच्चों, तो मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले मैं सिंपल मतलब स्ट्रक्चर बना लेता हूं, है ना। तो इस स्ट्रक्चर को मैं ओपन कर लेता हूं। तो जब मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करूंगा तो ये किस तरह से नजर आएगा, ये कुछ
इस तरह से नजर आएगा, है ना। तो अब बच्चों मैंने ऑलरेडी आप लोग को रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर बताए थे, तो मेरे को बताओ कि यहां पे अपन नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे या इस साइड से? हाँ, इस साइड से करेंगे, है ना, दैट इज राइट टू लेफ्ट। अब मैं कह सकता हूं कि सेकेंड पोजीशन में क्या प्रेजेंट है, एक क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है और यहां पे एक मिथाइल, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 क्लोरो 3 मिथाइल। कितने कार्बन वाली चेन है, ब्यूटेन, 4 कार्बन वाली चेन है मतलब ब्यूटेन, है ना। तो यहां पे IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा इस गिवन कंपाउंड का, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट, which of the following has ऑप्टिकल एक्टिविटी? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, तो मैंने बोला था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, कहां पे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो वहां पे मैंने आप लोग को कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी लिखवाई थी। तो मैंने बोला था कि कोई भी कंपाउंड को अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करनी है तो सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन, एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन। तो अगर किसी भी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन मौजूद है तो वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि अगर मोर देन 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होनी चाहिए, सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, वहां पे सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट होने चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है जिससे मैं बता सकता हूं कि कोई भी कंपाउंड कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो अब देखो यहां पे कायरल कार्बन क्या होता है सर, तो कायरल कार्बन का मतलब होता है कार्बन बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, कार्बन विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, कार्बन विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो सबसे पहले चेक करो क्या इस कंपाउंड में कायरल कार्बन मौजूद है। तो यहां पे मेरे को देखने को मिल रहा है कि यहां पे ये ग्रुप ये ग्रुप तीनों के तीनों क्या है, सेम ग्रुप है, मतलब यहां पे कायरल कार्बन क्या है, एब्सेंट है। और अगर कायरल कार्बन एब्सेंट मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट, 2 प्रोपानॉल। तो यहां पे मेरे को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए 2 प्रोपानॉल का। तो 2 प्रोपानॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 प्रोपानॉल का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। तो यहां पे क्या कायरल कार्बन मौजूद है, तो इनमें तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 हाइड्रोजन मतलब सेम ग्रुप। इसमें देखो बीच वाले में, तो यहां पे भी क्या दिख रहा है कि ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है ये क्या है, सेम है, मतलब ये भी क्या है, अकायरल कार्बन है, मींस इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बचा क्या, 2 ब्यूटानॉल। वैसे तो मेरे को डायरेक्ट पता है अगर ये 2 नहीं है तो यही होगा, लेकिन फिर भी अपन चेक कर लेते हैं ना। तो चेक करते हैं, तो सबसे पहले 2 ब्यूटानॉल बना लो, 2 ब्यूटानॉल का स्ट्रक्चर बना लो, बन गया। अब देखो अब क्या आपको नजर आ रहा है कि ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है। ये क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, कायरल। तो अगर ये कायरल कार्बन है और कितने कायरल है, यहाँ पे एक ही कायरल कार्बन मौजूद है, बाकी सब एकायरल है, तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो जब भी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन मौजूद है वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर मोर देन 1 कायरल कार्बन मौजूद है तो अपन को सिमेट्री एलिमेंट चेक करना होता है। और ये कंडीशंस मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले लेक्चर में अच्छे से डिटेल्स में बताई है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो, मैं जो लिंक है लेक्चर का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। नेक्स्ट, नेम प्रिंसिपल एल्डिहाइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनामोन। तो सिनामोन से एक्सट्रैक्ट करने वाले एल्डिहाइड का नाम हमें पूछा है। तो याद रखना बच्चों, सिनामेल्डिहाइड इज द प्रिंसिपल एल्डिहाइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनामोन। तो क्या हो जाएगा आंसर, सिनामेल्डिहाइड। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये है बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन। तो वहां पे मैंने आप लोग को बताया था कि बच्चों ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में, है ना। तो वहां पे अपन मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स बहुत कुछ पढ़े थे, है ना। तो जब भी मेरे को 2 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स को लिंक करके डाइसैकेराइड्स बनाना होता है या फिर पॉलीसैकेराइड्स बनाना होता है तो मुझे एक लिंकेज चाहिए होती है ना। इनको बाइंड करने के लिए मेरे को एक मतलब बाइंडिंग एजेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं उनको हम लोग बाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्साइड लिंकेज या फिर इसको इथरल लिंकेज बोलते हैं, है ना। और इसी लिंकेज को अपन
क्या कह देते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मतलब अगर ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड मतलब 2 यूनिट्स किसके, मोनोसैकेराइड के, तो 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट्स को मैं कैसे लिंक करता हूं, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज एन ऑक्साइड और इथेरियल लिंकेज बाय which 2 monosaccharides are joined together to form a molecule of disaccharide। तो ध्यान रखना इसकी बात। Next, state the Raoult's law for the solution of a volatile liquid, also derive mathematical formulation for it। तो क्या होता है राउल्ट्स लॉ, तो ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार बताया कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ अपन कब देखते हैं, तो जब भी अपन 2 लिक्विड्स को, 2 वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, तो वहां पे अपन राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो क्या होता है, क्या कहता है राउल्ट्स लॉ कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, इट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब अगर मुझे पता है कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, इट विल बी द सम ऑफ P डैश A एंड P डैश B, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू A, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू B। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, ये जो P डैश A है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, P नॉट A x A। P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, x A क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन दैट सॉल्यूशन, है ना। जो मैंने मिक्सचर बनाया यहां पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं XA से और XB से। तो यहां पे XA इज द मोल फ्रैक्शन, है ना। वैसे P डैश B क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर एट ऑफ प्योर B एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। तो इस तरह से मैं इंडिविजुअल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं यूजिंग राउल्ट्स लॉ, और इसकी मदद से मैं पूरे सॉल्यूशन का क्या निकाल सकता हूं, वेपर प्रेशर। और इसी चीज को PS इक्वल्स टू P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B इज नोन एज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एंड मतलब बोर्ड एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, मेंशन वन यूज ऑफ इट। तो मैंने आप लोग को बताया था कि रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ वेरी फेमस टेक्निक यूज फॉर द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, है ना। तो सबसे पहले अगर मेरे को रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ना है, तो मुझे पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। तो जब भी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 बीकर लिया और उनको सेपरेट किया एक SPM के थ्रू, जिसको अपन कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब एक साइड में लेता हूं डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरे साइड में लेता हूं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब जब मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन लेता हूं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेता हूं, तो यहां से यहां और यहां से यहां क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, लेकिन नेट फ्लो किधर होगा, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू concentrated solution। So the net flow of solvent molecules from dilute solution to concentrated solution is known as osmosis। अब क्या होता है, अब मैं जब यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करता हूं, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑस्मोसिस की रेट कम हो जाएगी, मतलब नेट फ्लो क्या होगा, कम होते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहां पे देयर विल बी नो ऑस्मोसिस, मतलब नो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। उसके बाद अगर मैं फर्दर प्रेशर अप्लाई करता हूं, फर्दर प्रेशर जब अप्लाई करता हूं, तो इसका ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब पहले इधर आ रहा था, अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर जाएंगे, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन के तरफ मूव करेंगे क्या, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे ये जो ऑस्मोसिस हो रही है एक्सेस प्रेशर के वजह से, वो वही कहलाती है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इधर से इधर, रिवर्स ऑस्मोसिस उल्टे डायरेक्शन में। तो यहां पे अपन को क्या पूछा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, ये बस आप लोग को बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। आप लोग को लिखना है कि इफ एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड या फिर सॉल्यूशन साइड, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रिवर्सेस।
दैट इज फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। और मैंने इसका यूज भी बता दिया, क्या? डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। मतलब आरओ में आरओ जो अपन घर में लगाते हैं ना, तो आरओ का फुल फॉर्म होता क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, सो दैट in a first order reaction, time required for the completion of 99% of the reaction is 10 times of half life of the reaction। तो यहां पे सबसे पहले क्या गिवन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है। तो जो भी डेटा गिवन होता है वो आप लोग लिख लिया करो ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और क्या प्रूफ करने बोला है कि T99% इज 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो मेरे को ये वाली बात जो है, ये वाली बात प्रूफ करनी है। तो कुछ भी मत करो, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। तो अपन ने इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन पढ़ा था किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। क्या पढ़ा था? के टी इक्वल्स टू, या फिर ऐसे, हाँ, के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए नॉट बाय ए। ये क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये था फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो, अब एट टाइम T99% क्या होगा बच्चों? इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं 100 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? 100, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट रिएक्टेड। दिस रिप्रेजेंट्स अमाउंट रिएक्टेड, है ना? मतलब इतना ये रिएक्ट कर चुका है। कितना बचेगा फिर? तो 0. कितना? 1 बचेगा, है ना? तो इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, क्या हो जाएगा? के टी 99.9% इक्वल्स टू व्हाट? 2.303 क्या? लॉग ए नॉट कितना है? 100। ये कितना है? 0.1। ये इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या आएगा? के टी 99.9% इक्वल्स टू 2.303 लॉग 10 टू द पावर क्या? 3 आ जाएगी। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? के टी 99.9% इक्वल्स टू 3 इंटू 2.303 लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, है ना? ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब नेक्स्ट, एट टी इक्वल्स टू टी हाफ, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? टी 50%, मतलब यहां पे 50% रिएक्ट कर चुका है। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन मेरा अगर 100 है तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों? इट विल बी 50, क्योंकि 50% रिएक्ट कर चुका है ना? तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? के टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए नॉट, इनिशियल कितना? 100, फाइनल कितना? 50। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग 2। तो ये क्या हो जाएगी? 2.303 लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.301। इट इज के टी हाफ, है ना? इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूं, है ना? अब मैं क्या करता हूं? अब मैं डिवाइड कर देता हूं 1/2। तो जब मैं डिवाइड करता हूं, देखो यहां पे क्या है? के टी 99% क्या है? के टी 99.9% बाई के टी हाफ इक्वल्स टू, वहां पे क्या था? 2.303 इंटू 3। यहां पे क्या है? 2.303 इंटू 0.301। अब सॉल्व करो, ये k और k कैंसिल आउट हो जाएगा। 2.303 कैंसिल आउट। और देखो ये जो है ये कितने टाइम्स चला जाएगा? 10 टाइम्स। तो ये क्या आ गया? T99.9% इक्वल्स टू, इसको जब मैं उधर ले जाता हूं ये क्या आ जाएगा? 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। और ये ही मेरे को प्रूफ करना था। तो इस तरह से अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन? गिव वन सुटेबल एग्जांपल ऑफ इट। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही, मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, तो स्टार मार्क कर लो ये, ठीक है? तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं कि द रिएक्शंस व्हिच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे रिएक्शन व्हिच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट दे
काइनेटिकली बिकम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अंडर सर्टेन कंडीशंस। मतलब ऐसे रिएक्शन जो कि जिसका ऑर्डर 1 तो नहीं होता, लेकिन काइनेटिक्स अगर मैं देखूं तो वहां पे मेरे को दिखता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है। मींस अंडर सर्टेन कंडीशंस दे एक्ट एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसी रिएक्शंस को अपन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा याद होना चाहिए कि दोस रिएक्शंस which are not truly of first order but kinetically first order under certain conditions are called pseudo first order reactions, या फिर इसी को अपन pseudo unimolecular reactions भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो जब भी मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं किसकी, एस्टर की, तो यहां पे ये रिएक्शन होगी, ये एस्टर हो गया, ये वाटर हो गया। तो जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अल्कोहल बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो अब मैं जब यहां पे रेट एक्सप्रेस करता हूं तो यहां पे रेट क्या होगा, तो रेट नॉर्मली क्या होनी चाहिए, ये वाली होगी, रेट क्या होगी, ये है ना। तो यहां पे ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, मतलब यहां पे मैं वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत एक्सेस में ले लूंगा, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत एक्सेस में ले लूंगा। तो अब अगर मैं वाटर की कंसंट्रेशन बहुत एक्सेस में ले लेता हूं तो इसका अगर थोड़ा सा माइन्यूट चेंज होता है, मतलब यहां पे माइन्यूट चेंज होता है, तो वो रेट पे इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब जब भी मैं किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सेस में ले लेता हूं तो यहां पे वो जो रेट है वो जो एक्सेस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और रेट क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। होनी क्या थी, वो हो क्या गई, ये मतलब ऑर्डर क्या 1 था, नहीं था, लेकिन अब क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर। तो इसी टाइप के रिएक्शंस को अपन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं या स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। यहां पे मोलिकुलरिटी मोर देन 2 है, लेकिन ऑर्डर क्या है, 1 है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और एक है सुक्रोज का एग्जाम्पल, वो भी चेक करना है ना। तो राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट गिवन है, अमोनिया गिवन है, NH3, और ये क्या है, कार्बोनेट, और यहाँ पे ये क्या है, Cl। तो सबसे पहले क्या करना होता है, मेरे को जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाए तो मेरे को ये जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका निकालना होता है उसको मैं X मान लेता हूं। अब NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 0। कार्बोनेट का क्या होता है, कार्बोनेट का होता है -2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू -2 इक्वल्स टू यहाँ पे +1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -2 इधर जाएगा तो +2, तो +3 हो जाएगी, है ना। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगी, +3। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पेंटा एमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, है ना। ये जो नेमिंग करते हैं अपन कैसे करते हैं, इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो एमीन में का A पहले आता है, कार्बोनेटो का C से, इसलिए ये हो जाएगी इसकी नेमिंग। अब मेरे को यहाँ पे एक नेमिंग गिवन है, मेरे को क्या बनाना है, स्ट्रक्चर, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ZnOH होल 4। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पे रिएक्शंस गिवन है, मेरे को ये कंप्लीट करना है। तो देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड गिवन है और यहाँ पे रिएजेंट क्या गिवन है, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन या फिर हीट, सोडियम आयोडाइड, एसीटोन और हीट। तो याद करो फिंकलस्टीन, जहां पे मैंने बताया था कि वहां व्हेनेवर क्लोरो और ब्रोमो एल्केन इज ट्रीटेड विद व्हाट, सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड इन एसीटोन या फिर मिथानॉल, देन व्हाट वी गेट आयोडो एल्केन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन होगी, यहाँ पे हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन होगी, और यहाँ पे I किसको रिप्लेस कर देगा, Cl को रिप्लेस कर देगा, है ना।
नेक्स्ट देखो क्या है, यहां पे एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड गिवन है और उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहलिक KOH। तो याद करो बच्चों, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जब भी इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवाते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे एलिमिनेशन हो जाएगा, है ना। और एलिमिनेशन होके प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस particular reaction. Next, write the mechanism of hydration of ethene to yield ethanol. तो देखो, जब भी इथीन को मेरे को इथानॉल में कन्वर्ट करना है, कैसे, बाय हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले जब मैं एल्कीन में क्या ऐड करता हूं, वाटर, तो यहां पे ये क्या है, ये है न्यूक्लियोफाइल। तो ये यहां पे ये क्या होता है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, है ना। तो ये इस पे अटैक करेगा और OH माइनस बाहर। तो यहां पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। तो यहां पे ये स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो OH माइनस रिलीज हुआ वो इट विल अटैक दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटायन टू गिव आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो पहला स्टेप क्या होता है, क्लीवेज ऑफ, मतलब बॉन्ड क्लीवेज होता है, जिसके रिजल्ट में क्या मिलता है अपन को, एक कार्बोकेटाइन मिलता है। तो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, मुझे पता है ये जो कार्बोकेटाइन है ये एक इंटरमीडिएट है, इसलिए यहाँ पे ये OH माइनस जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, इट विल कम एंड अटैक दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सेंटर टू गिव आवर फाइनल प्रोडक्ट, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिक्शन रिएक्शन। यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब H+, और इसी वजह से अपन इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। तो बच्चों बताओ किस तरह से मैं प्रोपीन को प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर दूंगा, कैसे, बाय रिएक्टिंग इट विद HBr। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, है ना, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब जब मैं यहाँ पे KOH एक्वस दे देता हूं, KOH एक्वस दे देता हूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कौन सी रिएक्शन है, इधर से इधर, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। कैसे सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल क्लोराइड, तो याद करो बच्चों, इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को अपन बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, एंड दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। अब जब मैं यहाँ पे KOH एक्वस डालता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल अल्कोहल, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है, हाउ विल यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, क्लोरोएसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। तो याद करो बच्चों, जब भी मैंने आपको जीओसी में एसिडिक स्ट्रेंथ बताई थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वी चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, मतलब H+ आयन रिलीज होने के बाद जो एनायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी चेक करके हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, जिसका कंजुगेट बेस मतलब जहां पे बनने वाला एनायन ज्यादा स्टेबल, वो वाली एसिड क्या होगी, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगी। तो अब देखो ये क्या है, ये है क्लोरोएसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड। तो जब क्लोरोएसिटिक एसिड का डिसोसिएशन होता है, मतलब जब ये H+ में टूटता है और एक एनायन देता है ना, तो यहाँ पे ये जो एनायन बना है ना, तो यहाँ पे भी एक एनायन बना है, यहाँ पे भी एक एनायन बना है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ना, ये -I इफेक्ट लगा रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज बना है इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, इस क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट। कैसा इंडक्टिव, -I इफेक्ट। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों में से यहां पे कोई -I ग्रुप मौजूद है नहीं एज सच, है ना। तो यहां पे है, यहां पे नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कंपैरेटिवली ये ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, और इसी वजह से ये जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, किससे, एसिटिक एसिड से। तो conjugate base of chloroacetic acid is more stable than that of acetic acid because of -I effect of chlorine. Hence chloroacetic acid is a stronger acid than acetic acid. तो इस तरह से पूरा आपको बता के, मतलब ड्रॉ करके दिखाना होगा और साथ ही साथ ये स्टेटमेंट भी लिखना होगा। नेक्स्ट, aldehydes are more volatile than corresponding alcohols. तो volatile मतलब
इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लेस होता है। किसका, एल्डिहाइड का। किससे, अल्कोहल से। क्यों, क्योंकि याद करो ये जो बात होती है वोलेटिलिटी या फिर बॉइलिंग पॉइंट, ये किस पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे स्ट्रॉन्ग, वहां पे वोलेटाइल होगा या नॉन वोलेटाइल होगा, वहां पे नॉन वोलेटाइल होगा, मतलब वोलेटिलिटी डिक्रीज। फिर से बता रहा हूं मैं, वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी, है ना, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी। अब मेरे को बताओ कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे ज्यादा लिक्विड में, तो क्या वो वेपर में कन्वर्ट होना चाहेगा, नहीं कन्वर्ट होना चाहेगा। मतलब अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, वोलेटिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो अब देखो अल्कोहल में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि एल्डिहाइड में क्या मौजूद होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू व्हाट, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो यहाँ पे इंटरेक्शंस कैसे हैं, वीक, वहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग। क्या वो इजीली वेपर में कन्वर्ट होना चाहेगा, नहीं, मतलब उसकी वोलेटिलिटी क्या होगी, कम, मतलब वो क्या, लेस वोलेटाइल। वही मैं बता रहा हूं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे कम तो वोलेटिलिटी होगी ज्यादा, या फिर अगर कोई चीज वोलेटाइल है मींस उसमें प्रेजेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होंगे, वीक होंगे, है ना। तो यही बात है, आपको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे जो एल्डिहाइड्स है इनमें वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जबकि उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हेंस दिस आर मोर वोलेटाइल एंड दोज आर लेस वोलेटाइल। नेक्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। तो यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन गिवन है, कितना गिवन है, 0.850 बार, है ना, 850 बार। नेक्स्ट, अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब ये बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्या गिवन है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेटिंग 0.5 ग्राम, मतलब कितना सॉल्यूट का वेट गिवन है, 0.5 ग्राम। ये कैसा है सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल, इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 39 ग्राम, है ना। मोलर मास बेंजीन का गिवन है, कितना गिवन है, गिवन है 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। मतलब कहता है कि मैंने एक प्योर बेंजीन लिया, है ना, प्योर बेंजीन था मेरे पास। प्योर बेंजीन क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अब जब मैं उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज होके कहां पहुंच गया, 0.845 बार। मतलब मैं कह सकता हूं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, 0.845 बार। तो अपन ने को पूछा है कि ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपन ने ऐड किया था उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। तो बच्चों याद करो कि जब भी मुझे वेपर प्रेशर वाली बात गिवन हो और मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, तो इट विल बी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किसके बराबर हो जाता है बच्चों, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू एन बी बाय एन ए। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, है ना, कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से अपन किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, है ना। तो अब इसको और अगर सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल्स टू, कंफ्यूज मत हो, डब्ल्यू बी बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी बाई डब्ल्यू ए बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। मोल्स ऑफ बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब पी नॉट ए गिवन है, कितना गिवन है, 0.850। पी नॉट सॉरी पी एस गिवन है कितना, 0.845 और पी नॉट अगेन कितना, 0.850। अच्छा, क्या मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है कितना, 0.30, है ना, 30 ही है ना, चेक कर लेते हैं, सॉरी 0.5 ग्राम है ना, ये क्या है, 0.50 है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे कैलकुलेट करना है,
इसका मेरे को वेट दिया हुआ है बेंजीन का 39, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 78, है ना। तो यहां पे सिर्फ एक टर्म है जो कि अननोन है ना, तो यहां पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा 0.005 बाय 0.850 इक्वल्स टू व्हाट, ये चला जाएगा 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 1 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, है ना। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी को, तो ये 169 ग्राम के आसपास आएगा, है ना। तो ये वाला सॉल्व कर लेना, है ना। यहाँ पे ये पॉइंट हट जाएंगे, 5/850 बचेगा, उसको रिवर्स कर देना, आंसर आ जाएगा 169 ग्राम। नेक्स्ट, राइट द रेट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये एक इक्वेशन गिवन है, सॉरी एक रिएक्शन गिवन है और मुझे रेट इक्वेशन लिखनी है। तो रेट इक्वेशन कैसे लिखता हूं, R इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है Br माइनस, फिर और कौन है BrO3 माइनस और H प्लस, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे पावर में 5 होगा क्या, और यहां पे 1 और यहां पे 6 होगा क्या? मतलब मैं पूछ रहा हूं क्या ये कुछ ऐसा होगा क्या, ये ऐसा होगा क्या, या फिर ये ऐसा होगा? कौन सा करेक्ट है बताना मेरे को। है ना, मेरे को बताओ कि कौन सी रेट इक्वेशन करेक्ट है, ये वाली या ये वाली। तो जल्दबाजी में बहुत लोग ये वाली लिख के आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है, ये वाली करेक्ट है। मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, है ना। उसको अपन स्टोइकियोमेट्रिक देख के डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब मैं स्टोइकियोमेट्रिक को यहां पे पुट नहीं कर सकता, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट कौन सा है, ये नीचे वाला, दिस इज द करेक्ट rate equation for the reaction where x is the order with respect to Br minus, y is the order with respect to BrO3 minus and z is the order with respect to H plus, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो मुझे एक रिएक्शन गिवन है और मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करना कैलकुलेट करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मुझे किसे याद करना है, मुझे नस्ट बाबा को याद करना है। उन्होंने नस्ट इक्वेशन दी थी, और क्या थी नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन थी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल इक्वल्स टू सॉरी माइनस 0.0591 बाई एन log के सी, ऐसी थी इक्वेशन, ऐसी थी। अब मुझे पता है यहां पे क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब केसी के बारे में पूछा है। तो मुझे पता है कि एट इक्विलिब्रियम ये वाली थी, ये log Q, ठीक है, रिएक्शन क्वेश्चन। एट इक्विलिब्रियम ई सेल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो बहुत बार मैंने बता दी है, ई सेल विल बी 0 और Q किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब बस पुट कर दो, तो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग के सी। अब ये एन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड या फिर लॉस्ट या फिर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पे Cu से Cu2+ में जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। वैसे ये जब यहां से यहां जा रहा है ट्वाइस Ag+, तो यहां पे ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं यहां पे जो n की वैल्यू होगी इट विल बी 2, ओके। तो यहां पे n की वैल्यू हो जाएगी 2। ई नॉट सेल की वैल्यू मुझे गिवन है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल, कितना है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल है 0.46 माइनस 0.0591 बाई 2 log के सी, जो कि अपन को निकालना है। तो अब इसको यहां पे क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस, तो माइनस 0.46 इक्वल्स टू 0.0591 माइनस 0.0591 बाई 2 log के सी। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, है ना। तो अब जब इसको मैं इधर करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12, 4 2 जा 0.92 इक्वल्स टू 0.0591
0.91 log Kc, है ना। तो अब इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करता हूं तो क्या होगा देखो, तो यहां पे log Kc इक्वल टू कितना, फिर से करो 0.92 डिवाइड बाय 0.0591 इक्वल्स टू कितना आ गया 15.5। ये कितना आ गया 15.5, ठीक है 56। अब क्या करेंगे अपन, अब देखो log Kc आ गया कितना 15.5, ठीक है। तो Kc क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 15.5, है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एंटी लॉग क्या लिख सकता हूं 15 प्लस 0.5। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एंटी लॉग 15 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, log 10 टू द पावर 15 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 3.2, है ना। log 3.2 किसके बराबर होता है, मेयरली इट इज इक्वल टू 0.5, है ना। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग x प्लस log y क्या लिख सकता हूं, log x इंटू y, है ना। अब ये log और ये एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर 15, ठीक है। फिर से देख लो क्या क्या है मैंने, 15.5 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, log 10 टू द पावर 15 कितना होता है 15 के बराबर, और log 3.2 में जब निकालता हूं ये 0.5 के बराबर आता है ना। तो अब log x प्लस log y को क्या लिख सकता हूं, log x इंटू y, log और एंटी लॉग कैंसिल, और ये मेरा फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से मेरे को कैलकुलेट करना होता है। तो कैलकुलेशन कई बार क्या होती है, रॉन्ग भी हो जाती है ना। तो आप लोग एक बार अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। वैसे भी मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हूं, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहां पे अपन को एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है, अपन को एक रिएक्शन गिवन है जिसको अपन को कंप्लीट करना है। तो यहां पे क्या गिवन है, यहां पे एक I माइनस है, यहाँ पे MnO4 माइनस है। तो याद करो बच्चों, मैंने आपको डी ब्लॉक में बताया था कि ये जो MnO4 माइनस है, व्हाट इज दिस, दिस इज पोटेशियम परमंगनेट से निकला हुआ परमंगनेट आयन, है ना। तो परमंगनेट आयन कैसा होता है, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, इट विल ऑक्सीडाइज I-2 I2 and itself gets reduced to Mn2 plus in acidic medium। तो ये यहां पे प्रोडक्ट बनेगा। अब मेरे को करना है इनको बैलेंस। तो याद करो क्लास 11 में रिडॉक्स में मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई थी, है ना। तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो मैं आपको एक बैलेंसिंग करके दिखा रहा हूं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, यहां पे अपन देख लेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये माइनस से कहां जा रहा है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब यहां पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, है ना। और यहां पे ये +7 से कहां जा रहा है, +2 में रिडक्शन। तो अब क्या करते हैं, अब अपन इस रिएक्शन को स्प्लिट कर लेते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बैलेंस करना आपको आना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, I- का, किसमें, I2 में, है ना। यहां पे ये 0। रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO4 माइनस का, किसमें, Mn2+ में, है ना। ये लिख लिया। अब देखो सबसे पहला बैलेंसिंग का फर्स्ट स्टेप में क्या है, स्प्लिट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इनटू स्प्लिट द रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब स्प्लिट करने के बाद क्या करना है, स्प्लिट करने के बाद यू हैव टू बैलेंस द एटम्स अदर देन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के जो दूसरे एटम्स हैं उनको बैलेंस करो। तो यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के कौन है, आयोडीन। तो यहां पे 2 है, यहां पे कितना है, 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। यहां पे 1 Mn है, यहां पे भी 1 Mn है, मतलब यहां पे बैलेंस है। ऑक्सीजन अपन बाद में बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप बैलेंस किसका, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दूसरा स्टेप बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे I-0 में जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे कितने I- है, 2 I- है। मैं बोल रहा हूं
एक I माइनस को जीरो में जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा? एक -1 से अगर जीरो में जाता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पे कितने I माइनस है? 2, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पे ये +7 से +5 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही एटम है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उधर पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग करने के बाद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करते हैं। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं? बाय एडिंग वाटर इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइट। और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करते हैं बाय एडिंग H+ इन हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइट। तो यहाँ पे तो कोई वाटर का खेला ही नहीं है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इस साइड में नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा? 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इधर भी 4 इधर भी 4। अब इधर में 8 हाइड्रोजन है लेकिन इधर में नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 8H+ क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा, 8H+ ऐड कर दूंगा, है ना। जितने H डेफिशिएंट है उतने H+ आयंस ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया? अदर कार्बन बैलेंस हो गए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो गए। अब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे को इक्वल करना होता है। तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करना है, मतलब यहाँ पे 2 है तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 10 इलेक्ट्रॉन्स, इधर में राइट हैंड साइड में क्या हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो जाएगा? लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा। तो अब इक्वेशन लिख लो, 5 × 2 कितना होता है? 10I माइनस, यहाँ पे 10 नहीं 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, इधर में क्या हो जाएगा? 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16H+ गोज टू व्हाट? ट्वाइस Mn2 प्लस 8 वाटर। तो अब जब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए तो लास्ट में ये इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके नेट रिएक्शन लिख दो। तो ऐड करो, तो ऐड करते हैं तो क्या करते हैं अपन ऐड जब करते हैं तो राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड वालों को लेफ्ट हैंड साइड वालों के साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 10I माइनस प्लस ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 16H+। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर और इधर कट जाएंगे, है ना। गोज टू 5I2 प्लस ट्वाइस Mn2 प्लस 8 वाटर। तो ये है ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन। तो ये आपको प्रैक्टिस होना चाहिए तभी आप ये कर पाओगे। अगर आपको नहीं आता है तो फिर से इसको रिपीट कर लेना और देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? और एक इक्वेशन है। तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स बन रहे वो आने चाहिए। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये जो ऑक्सैलेट आयन है ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। और वो खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा? Mn2+ में। उसके बाद देख लेंगे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, स्प्लिट कर देंगे। फिर क्या करेंगे? बैलेंस अदर एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बैलेंसिंग, फिर लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करके दोनों को ऐड करके ये रिएक्शंस लिख देंगे, है ना। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग सबको ऑलरेडी आता है, तो इस पे ज्यादा टाइम में स्पेयर नहीं करूंगा। वैसे ही Fe2+ का जब मैं करवाता हूं डाइक्रोमेट आयन के साथ, तो ये डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cr3+ में, और Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता है तो आप लोग बहुत ही एक ही लाइन में आप लोग आंसर कर सकते हो। ये हो जाएगी नेट इक्वेशन। तो यहां तक अपन को पहुंचना है। नेक्स्ट, use Hund's rule to derive the electronic configuration of Ce3+, cerium3+, and calculates its magnetic moment on the basis of spin only formula। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसके लिए आपको सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा पता होना चाहिए। तो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है Xenon 4f1 5d1 6s2। तो देखो 54, 55, 56, 57, 58 है ना। अब क्या है? सीरियम 3+ की बात कर रहा है। तो जब सीरियम 3+ की बात करेगा मतलब यहां पे क्या बचेगा? यहां पे बचेगा ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो यहां पे मेरे को बताओ, ये तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है,
तो ये क्या है, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 1। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को इसका करना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस, ये 1 प्लस नहीं, ये n प्लस 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा √3। तो ये कितना आ जाएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से चेक कर लेना आप लोग कि इस तरह से अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, विथ एल्कोहलिक पोटेश अलम C3H7Br gives B on oxidation gives acid C, carbon dioxide and water. With HBr B gives D, which is an isomer of A. Identify A to D and complete the reactions. रूट में प्रॉब्लम्स बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चंस होते हैं ये बोर्ड एग्जामिनर्स के। तो मैंने आप लोग को कई बार, जब मैं आप लोग को PYQ सीरीज करवा रहा था, तो कई बार मैंने आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे। तो जब मैं इस टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा था तो मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे क्या फॉलो करना है, यहाँ पे तुम लोग को जो डेटा गिवन है उस ऑर्डर को फॉलो करते जाना है ना, और रिएक्शंस जो है लिखती जानी है। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, एक रफ पेज लेता हूं। रफ पेज में जो डेटा गिवन है वो मैं लिख लेता हूं। तो यहां पे बोला है कि विथ एल्कोहलिक पोटाश कंपाउंड ए, मतलब एक जो कंपाउंड है ए जिसका फॉर्मूला है C3H7Br, जब इसकी मैं रिएक्शन करता हूं किसके साथ, एल्कोहलिक पोटाश, मतलब KOH एल्कोहलिक, KOH एल्कोहलिक। तो यहां पे मेरे को मिलता है B जिसका फॉर्मूला है C3H6, है ना। अब इसको अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं, ऑक्सीडाइज करता हूं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, किसमें, एसिड में, और साथ ही साथ क्या देता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहता है कि अगर इस B की रिएक्शन HBr के साथ करवा देता हूं तो मेरे को D मिलता है, जो कि क्या है, इसका आइसोमर है ना। तो देखो क्या होगा, तो यहां पे देखो कैसे करेंगे, C3H7Br, ये क्या है, ब्रोमोप्रोपेन। अब ब्रोमोप्रोपेन दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, एक 2 ब्रोमोप्रोपेन। मतलब कहने का मतलब है ये जो स्ट्रक्चर, इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, है ना। कौन सा, एक तो N प्रोपाइल ब्रोमाइड, एक तो होता है N प्रोपाइल ब्रोमाइड, दूसरा क्या, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, है ना। इससे तीसरा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता सर। तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। तो अब मेरे को नहीं पता, मैं इसको A दे देता हूं, इसको A' दे देता हूं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब कहता है कि जब मैं इनकी इसकी रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो मेरे को मिलता है एक कंपाउंड B, है ना, कंपाउंड B। अच्छा, इनको रिएक्शन कराऊंगा, क्या मिलेगा, यहां पे एलिमिनेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोपीन, है ना। ये क्या है, B। तो देखो दोनों केस में सेम ही एल्किन बन रहे हैं, है ना, सेम ही एल्केन बन रहे हैं। अब कहता है कि CH3CH, इसको जब मैं इसका रिएक्शन HBr के साथ कराता हूं तो मेरे को मिलता है D। क्या मिलता है, D। तो ये क्या हो जाएगा, D, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा D। और ये D किसका आइसोमर है, आइसोमर ऑफ A। D इज एन आइसोमर ऑफ A। तो अब मेरे को बताओ, ये D इसका आइसोमर है या इसका आइसोमर है, ऑब्वियसली इसका, है ना, इसका तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये जो है ये गलत है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो मेरे को A पता चल गया, मेरे को B पता चल गया, मेरे को D भी पता चल गया। अब B का जब ऑक्सीडेशन करता हूं तो मुझे एसिड मिलेगा। कौन सा एसिड मिलेगा, CH3CH2COOH। यहां पे अगर मैं KMnO4 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है,
एजेंट है। अगर इसको मैं डाल देता हूं तो ये इसको प्रोपानोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और ये क्या है, C। तो इस तरह से ये रफ पेज में करने का है, ठीक है। तो जब इस तरह से तुम लोग का ABCD आप लोग पता कर लो, उसके बाद आराम से ऐसे लिखना कि द कंपाउंड्स आर दिस दिस एंड दिस। A ये वाला है, B इज प्रोपीन, C इज प्रोपानोइक एसिड, D इज 2-ब्रोमो-प्रोपेन, और उसके बाद रिएक्शंस इन्वॉल्व लिख देना। तो इस वे से आप लोग को रूट में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। तो फिनॉल टू पिक्रिक एसिड क्या देना होगा, हाँ, जब भी मैं फिनॉल में कंसंट्रेटेड HNO3 देता हूं, क्या देता हूं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे नाइट्रेशन हो जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को अपन क्या कह देते हैं, पिक्रिक एसिड। यही है पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट है फिनॉल टू 4-नाइट्रोएनिसोल। तो फिनॉल को कन्वर्ट करना है 4-नाइट्रोएनिसोल में। तो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन क्या करवाऊंगा, CH3I के साथ करवाऊंगा, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को एनिसोल मिलेगा, है ना, एनिसोल मिल जाएगा। अब जब मैं इसका रिएक्शन किसके साथ करा देता हूं, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, जो कि क्या है, नाइट्रेटिंग एजेंट है। तो मुझे पेरा नाइट्रो एनिसोल क्या मिल जाएगा, मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। मुझे पता है ये जो OCH3 है ये कैसा ग्रुप होता है, ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा। तो सर माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा, हाँ बनेगा, कौन सा बनेगा सर बताना। तो ये वाला जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर बनता है, लेकिन ये मुझे नहीं लिखना है, ये मुझे नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे सिर्फ यहां पे 4-नाइट्रोएनिसोल के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट, प्रोपेन इंटू प्रोपानॉन। प्रोपानॉन से किस में कन्वर्ट करना है, टर्ट ब्यूटानॉल। तो टर्ट ब्यूटानॉल कौन सा था बच्चों, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना, ये वाला था। इसको ऐसे लिख लो। तो ये मैं कई बार कर चुका हूं, है ना, कि इसकी रिएक्शन अब किसके साथ करवा देंगे, पहले स्टेप में अपन क्या देंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और दूसरे स्टेप में क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये करते करते प्रैक्टिस करते करते ही कर पाओगे, है ना। तो इतना फ्रीक्वेंटली कब स्ट्राइक करेगा, जब तुम्हारे प्रैक्टिस मतलब अच्छे से हुआ होगा। तो जब भी मेरे को कीटोन से किसमें जाना है, किसमें, 3 डिग्री अल्कोहल में क्या यूज कर लूंगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज। पीकेबी, अच्छा पीकेबी मतलब अगर पीकेबी अगर ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या, कम, एंड वाइस वर्सा, है ना। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ देख लो। तो यहां पे क्या है, C2H5NH2, C6H5NH2, C2H5NH, C6H5NH, तो यहां पे एक तो है ये, ठीक है, इसको मैं दे देता हूं नाम A। दूसरा है एनिलीन, इसको मैं नाम दे देता हूं B, है ना। तीसरा है ये C2H5NH, C2H5, है ना, इसको नाम देता हूं C। और लास्ट में क्या है, ये, इसको नाम D देता हूं। अब देखो बच्चों, यहां पे जब मैं एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ चेक करता हूं तो मैं क्या चेक करता हूं, उसकी लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी चेक करता हूं, है ना। तो ये दोनों क्या है, एरोमेटिक एमीन्स है, वो दोनों क्या है, एलिफेटिक एमीन्स है। तो अब मुझे पता है एरोमेटिक एमीन्स के केस में ये लोन पेयर क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये रेजोनेंस करते हैं किसके साथ, इस फिनाइल रिंग के साथ, है ना।
तो इनके जो लोन पेयर्स होंगे लेस अवेलेबल होंगे फॉर डोनेशन, तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, है ना, कंपेयर टू ए और सी। मतलब ए और सी से बेसिक स्ट्रेंथ कम किसका होगा, बी और डी का। अब देखिए ए और सी में दोनों है एलिफेटिक एमीन, है ना, तो यहां पे ये क्या है, प्लस आई ग्रुप, और यहां पे क्या है, 2 प्लस आई ग्रुप है ना, तो यहां पे 2 प्लस आई है, यहां पे 1 प्लस आई है। मतलब कौन से केस में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उस केस में, कौन से, सी वाले केस में। यहां से भी दे रहा है, यहां से भी दे रहा है, ये सिर्फ यहां से दे रहा है, तो मैं कह सकता हूं सी का सबसे ज्यादा, फिर किसका, ए का। अब बी और डी में देखो तो यहां पे एक बेंजीन रिंग है, यहां पे एक बेंजीन रिंग है और एक C2H5 है, तो मुझे पता है ये क्या करेगा, ये प्लस आई लगाएगा, कौन, ये वाली ग्रुप, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो यहां पे ज्यादा डोनेशन, तो यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये किसका ऑर्डर है, ये बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मुझे क्या पूछा है, पीकेबी, तो पीकेबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो पीकेबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, CADB। तो मैं तो ऐसे लिख चुका हूं, लेकिन आप लोग को स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करके अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पीकेबी किसकी होगी, सबसे ज्यादा पीकेबी होगी बी वाले की, एनिलीन की, उसके बाद डी की, फिर ए की, फिर सी की, ठीक है। नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो यहां पे देखो ये फिर से एनिलीन गिवन है, यहां पे क्या गिवन है, ये ऐसा गिवन है, ये है एनिलीन, यहां पे ये क्या है, यहां पे ये CH3 है ना, यहां पे क्या है, यहां पे C2H5NH, यहां पे C2H5, और यहां पे क्या है, CH3NH2। तो मेरे को पूछता है यहां पे सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो यहां पे मेरे को क्लियर कट दिख रहा है, ये दोनों क्या है, एरोमेटिक एमीन है, इनकी तो क्या होगी, कम होगी। इन दोनों में से दोनों एलिफेटिक एमीन है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी। अगर मैं नोमेनक्लेचर करता हूं ABCD, तो यहां पे सबसे ज्यादा किसकी होगी, सी की होगी, उसके बाद डी की होगी, उसके बाद इन दोनों में से किसकी ज्यादा, इसकी, क्यों, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं 2 मिथाइल ग्रुप्स, उसके बाद ए, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई टर्शियरी एमीन कैन नॉट बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बच्चों, हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फिनोइल क्लोराइड, और मैंने आपको बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इट इज यूज्ड इन द डिस्टिंक्शन टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। तो यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, इट रिएक्ट्स विद द एसिडिक नाइट्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन, है ना। लेकिन टर्शियरी एमीन में जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन ही नहीं है एसिडिक, तो ये किसके साथ रिएक्शन शो करेगा, इसलिए ये 3 डिग्री एमीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता। तो टर्शियरी एमीन्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट बिकॉज दे डू नॉट शो रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम व्हिच इज एसेंशियल फॉर द रिएक्शन। मतलब हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू नाइट्रोजन is essential criteria for what, Hinsberg reagent test, ठीक है। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होता है, जब भी अपन एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन का रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन KOH, तो अपन को क्या मिलता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड्स मिलता है, और उनका स्मेल क्या होता है, बहुत ही गंदा होता है, और रिएक्शन को अपन कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। सो व्हेन एवर 1 डिग्री एमीन, वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक doesn't matter, when it is heated with chloroform in alcoholic KOH, what we get is alkyl isocyanide, and these have very bad smell, and this reaction is used for the detection of primary amine in ऑर्गेनिक डिटेक्शन। मतलब अब सपोज मेरे को डिस्टिंग्विश करना है कि 1 डिग्री एमीन है या 2 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री एमीन है, कैसे पता चलेगा, बाय परफॉर्मिंग दिस कार्बिल एमाइन रिएक्शन। नेक्स्ट, हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब भी अपन
एमाइड का रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन इन KOH के साथ, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे डिग्रेडेशन होके एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एमाइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री एमीन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, Br2 इन NaOH या फिर KOH, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CO जो है, CO डिग्रेड हो रहा है, मतलब इट इज गेटिंग डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, मतलब यहाँ पे CO क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो इनिशियल स्टार्टिंग मटेरियल में जितने कार्बन थे, फाइनल में उससे एक कार्बन लेस होगा, इसलिए इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये सब बातें बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट, व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स? तो कार्बोहाइड्रेट्स दैट इट्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स अपन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच इट्स मोर देन 2, मतलब 2 to 10 यूनिट्स ऑफ व्हाट, मोनोसैकेराइड्स अपन हाइड्रोलाइसिस आर नोन एज ओलिगोसैकेराइड्स। एग्जांपल सुक्रोज। नेक्स्ट, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स ऑफ लैक्टोज? हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स ऑफ लैक्टोज। तो आप लोग को कई बार पूछ लेता है कि बताओ सुक्रोज का या फिर लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या है, मतलब जब उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। तो लैक्टोज को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो अपन गेट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्लाइकोजन? Why is it called as animal starch? So again it is an important question. तो ग्लाइकोजन क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इट इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। अब ये जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर इट इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, है ना, एमाइलोपेक्टिन, हेंस वी कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। मतलब स्टार्च में क्या होता था, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो ग्लाइकोजन में क्या होता है, इट इज नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन किसमें था, स्टार्च में था, है ना, एंड हेंस इट इज रिगार्डेड एज व्हाट, एनिमल स्टार्च, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हाईली ब्रांच होता है, जस्ट लाइक स्टार्च। नेक्स्ट, राइट डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ इट। तो मुझे पता है एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन से, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, उनको हम कह देते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स, और उनको हम लोग को बाहर से थ्रू डाइट कंज्यूम करना पड़ता है। जबकि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड रेफर्स टू दोज एमिनो एसिड्स व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन इज व्हाट, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, whereas valine is essential amino acids. So you should remember the examples and you must remember at least 2 examples of essential and non essential amino acids because बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, why enzymes are called biocatalyst? तो अपन ने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ा है ना, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स कहाँ मिलते हैं अपन को, बायोलॉजिकल साइंस में मिलते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या सीक्रेट होते हैं, एंजाइम सीक्रेट होते हैं। अब ये एंजाइम्स करते क्या है, ये बॉडी में हो रहे बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड कर देते हैं, मतलब दे इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन एंड हेंस दे आर रिगार्डेड एज बायोकैटलिस्ट। बिकॉज एंजाइम्स का काम कैसा है, बिल्कुल कैटलिस्ट की तरह है। जैसे कैटलिस्ट रेट इंक्रीज करता है, एंजाइम्स भी रेट इंक्रीज करता है। ये जैसे कैटलिस्ट जो है ना कंज्यूम नहीं होता है किसी भी रिएक्शन में, वैसे ही एंजाइम भी कंज्यूम नहीं होता है। तो एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट बिकॉज दे स्पीड अप बायोकेमिकल reactions without being consumed in a reaction. Next, what are fuel cells? What are fuel cells? Discuss the working principle of fuel H2O2 fuel cell. तो ऐसे galvanic cells that convert energy of combustion of fuels to electrical energy are known as fuel cell. मतलब गैल्वेनिक सेल अपन ने पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ऐसे गैल्वेनिक सेल्स जो क्या करते हैं, जो कि कंबशन वाली एनर्जी, मतलब जो एनर्जी कंबशन ऑफ फ्यूल्स में प्रोड्यूस होती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वैसे टाइप के सेल्स को अपन फ्यूल सेल्स कहते हैं। तो इसका जो वर्किंग है यहाँ पे, ये जो वर्किंग है ये पार्ट आपको मेमोराइज करना है, ये प्रैक्टिस करना है, ये याद रखना है, ये रटना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ रिएक्शन होती है, ये आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे और एग्जाम के पहले दिन अगर देख के चले जाओगे तो आपको ये याद हो जाएगी। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, ठीक है। बस यहाँ पे ये कुछ रिएक्शन हो रही है, ये याद रख लेना, ठीक है। Next, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the
कैथोड। तो ये इसका आंसर कहां से मिलेगा, मेरे को फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलेगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि डिपोजिशन वाला, तो सबसे पहले और वहां पे कैथोड में हो रहे रिएक्शन को लिख लेना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सॉल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का, मतलब यहाँ पे कॉपर 2+ के आयंस होंगे, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, कॉपर 2+2 कॉपर। तो जब ये यहां से यहां जाता है क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। अब जब मेरे को निकालना है मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, मैं क्या यूज करता हूं, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, W इक्वल्स टू ZIT, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और Z की वैल्यू क्या होती है, E/96500। अब ये सर E क्या होता है, इट इज द इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, है ना। तो अब देखो यहां पे फॉर्मूला तो ये पुट करना है, और मुझे डाटा क्या क्या गिवन है, मेरे को गिवन है इसका डेटा, मेरे को याद रखना चाहिए मास ऑफ कॉपर, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना होता है, 63.5 होता है ना। तो ये अगर इसका मास है तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 63.5 बाय n फैक्टर, है n फैक्टर क्या है, यहां पे n फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 96500, आई कितना गिवन है 1.5 एम्पेयर, टाइम यहाँ पे मेरे को मिनट में गिवन है, मेरे को किस में पुट करना होता है, सेकंड्स में पुट करना होता है। तो मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लूंगा बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ व्हाट, बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 60। तो 10 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स इक्वल्स टू 600 सेकंड्स, और मैंने बस वैल्यू पुट कर दी, है ना। तो यहाँ पे E जो मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 63.5, और n फैक्टर कहां से निकल गया, यहां से, तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यही मैंने पुट करके आंसर कैलकुलेट किया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट आर एम्बिडेंटेड लिगैंड्स। तो एम्बिडेंटेड लिगैंड्स की बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। एम्बिडेंट लिगैंड्स, दोस लिगैंड्स व्हिच हैव 2 डोनर साइट्स बट कैन डोनेट थ्रू ओनली 1 साइट एट ए टाइम। मतलब लिगैंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब किसी किसी लिगैंड के पास मोर देन 1 डोनर साइट होती है जिससे वो डोनेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल CN- लिगैंड, वो कार्बन से भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एक एट ए टाइम वो सिर्फ एक ही से डोनेट करेगा, और इसीलिए उस लिगैंड को अपन एम्बिडेंटेड लिगैंड बोलते हैं। तो लिगैंड्स व्हिच हैव 2 डिफरेंट साइट्स बट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू ओनली 1 डोनर साइट एट ए टाइम आर कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगैंड्स। CN- and O2 आर एम्बिडेंटेड लिगैंड्स। तो यहां पे मैंने शो कर दिया है कि CN क्या है, एम्बिडेंटेड लिगैंड है। ये C से भी डोनेट कर सकता है, N से भी डोनेट कर सकता है। मतलब यहां पे क्या है, 2 डोनर साइट्स है, लेकिन एट ए टाइम एक ही से डोनेट करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना बच्चों, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो जब भी ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जहां पे सेम टाइप के लिगैंड प्रेजेंट हो, मतलब ओनली 1 टाइप के लिगैंड प्रेजेंट हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जहां पे सिर्फ एक ही टाइप के लिगैंड मौजूद हो, उसको हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जबकि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहां पे मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगैंड्स प्रेजेंट हो, उनको हम लोग कह देते हैं हेटेरोलेप्टिक लिगैंड्स। तो यहां पे देखो, द कॉम्प्लेक्स व्हिच हैव ओनली 1 टाइप ऑफ लिगैंड्स आर कॉल्ड होमोलेप्टिक लिगैंड्स। फॉर एग्जांपल ये वाला है, ये क्या है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो यहां पे देखो, यहां पे सिर्फ एक ही टाइप का लिगैंड है, कौन है, CN। तो यहां पे सिर्फ एक ही टाइप का लिगैंड है, तो ये क्या है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। जबकि हेटेरोलेप्टिक में कितने होंगे, यहां पे 2 टाइप के लिगैंड्स है, एक तो इथाइलिन डायमैन, दूसरा क्लोरीन। तो मैं ये कह सकता हूं, ये क्या है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है कि गिव एविडेंस दैट दिस एंड दिस आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स मतलब वो आइसोमर्स व्हिच प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। मतलब ये दो जो है अलग अलग आयंस देंगे। तो अब जब इसका मैं इसको सॉल्यूशन में डालता हूं, ये कौन सा SO4 देगा, ये Cl- देगा। तो देखो क्या होता है, देखो तो दे प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस अपन आयनाइजेशन। तो ये वाला कंपाउंड एक तो ये आयन देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, ये देगा, है ना। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, टेस्ट फॉर सल्फेट करता हूं। तो मैंने डिटेक्शन ऑर्गेनिक एनालिसिस में आप लोग को करवाया था, है ना, इनऑर्गेनिक एनालिसिस में करवाया था टेस्ट फॉर सल्फेट। वहां पे मैंने बताया था कि जब भी सल्फेट में अपन क्या डालते हैं, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालते हैं, तो वहां पे व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होता है और वो
किस चीज का होता है? बेरियम सल्फेट का। तो जब इसमें मैं BaSL2 डालता हूं तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी ऑफ BaSO4। लेकिन यहाँ पे क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं देता हूं तो क्या ये रिएक्शन शो करेगा? यहाँ पे रिएक्शन शो नहीं करेगा, यहाँ पे कोई पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि ये जो BaCl2 टेस्ट है ये एक्सक्लूसिवली कौन देता है? SO4 मतलब सल्फेट देता है, क्लोराइड नहीं देता। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, यहाँ पे नहीं होगी। एंड दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ व्हाट? आयनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट, NiCl4 is paramagnetic while NiCO4 is diamagnetic, दो both are tetrahedral. Why? तो इसका आंसर अपन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देगी। तो NiCl4 2-, यहाँ पे Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो +2 इसका कंफिग्रेशन क्या हो जाएगा? ऐसा 3d8 4s0। तो यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ कर लिया? यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिए और मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है ना। तो अब मेरे को पता है ये Cl4 क्या है? ये वीक लिगैंड है ना, वीक लिगैंड है। तो क्या ये पेयरिंग करवा पाएगा? ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो अभी कौन आएगा? Cl4 आएगा, तो उसको 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो वो 4 वैकेंट ऑर्बिटल कौन से यूज करेगा? एक s3p, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बच जाएंगे? यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस मतलब वो कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। लेकिन NiCO4 में देखो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी Ni2+ स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जो CO है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से पहले ही वो क्या करवा देगा? पेयरिंग करवा देगा। तो जब ये पेयरिंग करवा देगा तो यहाँ पे CO आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी इसका एक D का ऑर्बिटल यूज करेगा, एक S का और 2 P का। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब इट हैज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट इज डायमैग्नेटिक, हेंस वी कैन से द फोरसेड स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, डिस्कस द सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिनर्जिक बॉन्डिंग ये अप टू मास्टर्स लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई अगर मास्टर्स करता है केमिस्ट्री में तो वहां पे भी ये पूछा जाता है व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है? देखो बच्चों कि यहाँ पे एक एग्जांपल है पर्टिकुलर, ये यहाँ पे मैंने मेटल कार्बोनिल्स का एग्जांपल लिया है ना, मतलब मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स लिया है। तो मुझे पता है CO क्या है? लिगैंड है, और M क्या है? मेटल है। तो CO इज अ पाई एक्सेप्टर लिगैंड, CO इज अ पाई एक्सेप्टर लिगैंड। तो सर पाई एक्सेप्टर लिगैंड क्या होते हैं? तो CO क्या है? ये जो है ना सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है ना। ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कैसे? वाया सिग्मा बॉन्ड। और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इसकी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, ये वापस से उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेता है वाया पाई बॉन्ड। मैं क्या बोल रहा हूं? सपोज यहाँ पे एक मेटल है, मैं क्या हूं? CO एक्सेप्टर है, ठीक है। तो ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मैं इलेक्ट्रॉन रिच हूं। तो मैं इसको सिग्मा के थ्रू क्या दे रहा हूं? इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। जैसे ही इसकी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, मैंने झपट्टा मार के पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस ले लिया भाया पाई बॉन्ड। तो ऐसे लिगैंड को जो देते भी हैं और लेते भी हैं उसको हम लोग कहते हैं पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगैंड। और यहाँ पे क्या हो रहा है? बाई डायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर भी जा रही है, इधर से इधर भी जा रही है, और इसी चीज को अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो CO इज अ पाई एक्सेप्टर लिगैंड, दैट इज इट डोनेट्स इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल वाया sigma bond and withdraws electron density by pi bond. This bidirectional flow of electron density is referred to as synergic bonding. तो synergic bonding में यहाँ पे ये देखो क्या क्या है, ये मेटल है, ये क्या है? कार्बोनिल है। तो यहाँ पे सिग्मा के थ्रू दे रहा है और पाई के थ्रू वापस ले रहा है। तो ये जो वैल्यू डायग्राम है ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको बतानी है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ये मास्टर्स लेवल का या फिर ग्रेजुएशन लेवल में मतलब डिस्कस किया जाता है। बस सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है और कैसी दिखती है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। हाउ हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है ना, वहां पे एप्लीकेशंस गिवन है ना। तो वहां पे ये पॉइंट गिवन है कि जो वाटर है, वाटर हार्डनेस ऑफ वाटर, तो क्या हार्ड वाटर हार्ड होता है? नहीं सर, हार्ड वाटर हार्ड नहीं होता, उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। हार्ड वाटर क्या होता है? जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। कैसे आयंस? कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस। अब क्या है कि हार्ड वाटर में मतलब कितने आयंस प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो अपन मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय
कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और किसके साथ कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करवाते हैं अपन? EDTA के साथ अपन क्या करवाते हैं? कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करवाते हैं। किसकी? हार्ड वाटर की। तो यहाँ पे जब मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ EDTA के साथ, तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होंगे ना, ये डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनेगा कैल्शियम आयन का और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा मैग्नीशियम। तो अब इन दोनों जो कॉम्प्लेक्स बने, इनकी स्टेबिलिटी डिफरेंट होगी, और उनकी स्टेबिलिटी अगर डिफरेंट होगी तो उनके करेस्पॉन्डिंग एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो दोनों को स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। और उसी स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बेसिस पे अपन ये क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना, कि कौन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, कोई कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो एस्टिमेशन कैन बी डन ड्यू टू डिफरेंस इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स की वैल्यू जो डिफरेंट होती है उसके बेसिस पे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना। तो यही था इसका आंसर। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। हालांकि आज तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन मैंने आप लोग को कई बार बताया कि द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन विद क्रोमाइल क्लोराइड। तो जब भी मैं टोल्यूइन की ऑक्सीडेशन करवाता हूं क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और CS2 दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड, इट गिव्स बेंजल्डिहाइड एंड द रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मैंने क्रोमाइल क्लोराइड दिया है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और सेकंड स्टेप में मैंने हाइड्रोलाइसिस की है ना। तो मेरे को क्या मिल गया? बेंजल्डिहाइड एंड द रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लीमेंशन रिएक्शन। तो क्लीमेंशन रिएक्शन भी बहुत ही इजी है। क्या होती है क्लीमेंशन रिएक्शन? तो जब भी अपन कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं जिंक एमलग्राम इन कंसंट्रेटेड HCl, तो क्या मिलता है अपन को? करेस्पॉन्डिंग एल्केन मिल जाता है ना। और उसी रिएक्शन को हम अपन क्या कहते हैं? क्लीमेंशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कार्बोनिल लिया, तो जब यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट में करवाता हूँ जिंक एमलगम मतलब जिंक प्लस मरकरी इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे एल्केन मिल रहा है। यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? CH2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एसिटल्डिहाइड लेता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा? इथेन मिल जाएगा। ये क्या है? इथानिल। इथानिल किस में कन्वर्ट हो गया? इथेन। तो जितने कार्बन्स होंगे उतने उसके करेस्पॉन्डिंग एल्केन मिल जाएगा। मतलब ब्यूटानिल है तो ब्यूटेन मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये क्या था? क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्या है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं, वो क्या शो करते हैं? कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। तो एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड एल्काली। मतलब जब भी मैं ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स लेता हूं, ऐसे एल्डिहाइड्स लेता हूं, कार्बोनिल नहीं, ऐसे एल्डिहाइड्स लेता हूं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं और उनका रिएक्शन में कंसंट्रेटेड एल्काली के साथ करवा देता हूं, तो यहां पे क्या होगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। मतलब एक बार इसका ऑक्सीडेशन होगा, एक बार रिडक्शन होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्सीडाइज होके वो एसिड में कन्वर्ट होगा, और रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट होगा? अल्कोहल में। तो इसके करेस्पॉन्डिंग मेरे को एक एसिड मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगा। तो जितने कार्बन इसमें प्रेजेंट है उतने का ही एसिड और उतने का क्या बना देना? अल्कोहल बना देना। अब जो एसिड मिला, तो सिंस बेसिक मीडियम था, वो बेसिक मीडियम एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा और यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? K+। ठीक है, तो दिस विल बी द कैनिजारो रिएक्शन। तो थोड़ा ध्यान रखना है ये बात। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो रिएक्शंस गिवन है, कंप्लीट करनी है। क्या दिया हुआ है कि मेरे को एक क्या गिवन है? ये बेंजीन के ऊपर CS2CH3 और यहाँ पे KMnO4 देके इसको क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में, है ना। जब भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो? यहाँ पे ऐसे कुछ ग्रुप प्रेजेंट हो और इसका रिएक्शन क्या किसके साथ करवा दे? KMnO4 KOH के साथ करवा दे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कार्बोनिल का रिएक्शन करवा रहा है DNP 2,4-DNP। इसका ये क्या है? बहुत ही फेमस है ये, ब्रेडिस रिएजेंट। तो ब्रेडिस रिएजेंट का मेरे को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो 2,4-DNP मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन, है ना। ये क्या है? दिस इज 2,4-DNP। तो जब मैं इसका रिएक्शन इसके साथ कराता हूं, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूं, ठीक है। इस तरह से
लिख लेता हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से वाटर चला जाएगा और यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा CH3 डबल बॉन्ड NH। ठीक है, तो याद रखना बच्चों ये इस तरह से होगा। ठीक है, यहां से वाटर चला जाएगा और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेडिस रिएजेंट सर इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे, तो ये भी मैंने आप लोग को करवाया है एमाइंस के PYQs में, जाके एक बार चेक करना। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा खत्म होता है, कम टू एन एंड। ठीक है, तो जाने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आप लोग को अगर क्लास स्लाइड चाहिए इस क्लास की, इस सेशन की, या फिर पहले जो हमारे सेशंस हो चुके हैं, तो हमारा तक्षा इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल ऐप लॉन्च हो चुका है ना, और वहां पे आप जाके जो भी क्लास स्लाइड्स है उनकी PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। अच्छा, और एक बात है, वहां पे मैंने एक स्पेशल रिवीजन प्रोग्राम रखा है, बनाया है, कंटेंट बनाया है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल 2025 एग्जामिनेशन। तो वो जो स्पेशल रिवीजन प्रोग्राम है, इट विल हेल्प यू टू रिवाइज योर मटेरियल विद इन 30 डेज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जाके वहां पे आप लोग ये सब कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। इसी के साथ थैंक यू।